सुना है? यस मैडम। बताओ फिर क्या होता है। मैडम उसके अंदर ये रहता है कि आप पूरी योजना बना के किसी भी क्राइम को अंजाम देते हो, पूरा प्लानिंग रहता है उसमें। और उसमें कौन कौन किसको शामिल करना है, टाइम उसका क्या रहेगा, किस लोकेशन पे करना है, तो पूरा उसका रेकी करके जो प्लान क्राइम होता है उसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं। मैडम एक बात कहनी है। हाँ जी बताइए। मैडम जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से तो आज एनवायरमेंटल लॉ की क्लास, एनवायरमेंटल लॉ की क्लास है? अरे 24 मार्च 2026। चलो कोई बात नहीं, एनवायरमेंटल लॉ भी मैं ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, आज आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट मेरे हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि आज एनवायरमेंटल लॉ की क्लास है। एक्चुअली वो ऐसा था ना, पढ़ लेते हैं आज। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि एन एक्ट which is committed by two or more criminals as a joint venture in a systematically organized manner। मतलब ये जो होता है, इट इज जस्ट एन इलीगल एक्ट। एक ऐसा इलीगल एक्ट होता है विच द मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन कमिट विद म्यूचुअल कॉपरेशन एंड एडवेंचर। मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होगा कि इस तरीके का एक्ट जिसको कमिट किया जाता है दो या दो से ज्यादा क्रिमिनल्स के द्वारा एक साथ मिल करके एक जॉइंट वेंचर में या अनलॉफुल एसोसिएशन बना करके और बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कमिट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं मेंबर्स की। मेंबर्स भी कितने, दो या दो से ज्यादा मेंबर्स जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो क्राइम है वो क्या करते हैं, कमिट करते हैं। अब जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, ये सदियों से चला आ रहा है, पहले से होता आ रहा है। लेकिन इसको ना अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है। जैसे सेलिन है, SELLIN, सेलिन। वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है ना, इट रिजेंबल्स दोज इकोनॉमिक एडवेंचर्स और एंटरप्राइजेस विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन इलीगल एक्टिविटीज। मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है ये रिजेंबल करता है एक तरीके से जो इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी इलीगल एक्टिविटीज को कैरी ऑन करती हैं। सेम सदरलैंड जो है, अच्छा एक चीज आप याद रखना, पूरी क्रिमिनोलॉजी में जो एडविन सदरलैंड है, हर टॉपिक पे उनकी डेफिनेशन है। अगर आपको मान लो किसी और की डेफिनेशन याद ना रहे या सपोज नाम याद ना रहे तो इनका नाम लिख देना, चल जाएगा। ठीक है, एडविन सदरलैंड ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो पर्सन्स होते हैं दे आर बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स लॉ and therefore the members assist and protect each other from law enforcing authorities। मतलब इस तरीके के क्राइम में जो पार्टनर्स होते हैं जो इलीगल एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, या मैं कहूँ इस एक दूसरे को इस तरीके से कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को कि वो जो अथॉरिटीज हैं, जो लॉफुल अथॉरिटीज है यानी कि जो पुलिस है, उससे हमेशा बच करके रहते हैं। बहुत पहले एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है पर उसका डायलॉग याद है, जिसमें ये कहा गया था कि बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। बड़ा फेमस डायलॉग था ये। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ठीक है, इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो करते तो इलीगल एक्टिविटी हैं लेकिन बहुत ही ऑनेस्टली करते हैं। मतलब इलीगल काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहते, तभी तो उनका काम चलेगा। क्यों? अरे बोलो भाई, मैं अकेली बोलती रहूंगी। यस मैडम। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के? तो जो क्रिमिनल ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये पूरे लाइफ टाइम तक लाइफ टाइम तक जो इनकी जो लीडरशिप होते हैं ना, उनमें अपना पूरा सहयोग देता है। जो पूरा का पूरा क्रिमिनल ग्रुप होता है वो अपने लीडर को कंप्लीटली अपना कॉपरेशन देता है, लाइफ टाइम कॉपरेशन देता है। बताओ इतनी गारंटी किसी और काम में मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो क्रिमिनल ग्रुप है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली एक हिरार्कियल वे में होता है, ठीक है। जहां पे जो इंटरडिपेंडेंट ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए डिवोटेड होते हैं। एक हिरार्कियल चैनल चलता है, जैसे टेररिज्म में नहीं होता है। टेररिज्म में क्या होता है कि एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां से उनका जो चीफ होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड देता है, ऑर्डर देता है, फिर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और तब जाकर के जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है। अब ये जो क्रिमिनल ग्रुप होते हैं एक्चुअली ये एक तरीके से एंटरप्राइज की तरह एक्ट करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी जस्ट लाइक कॉर्पोरेट ही होता है। नेक्स्ट है कि इनका जो गोल होता है क्रिमिनल ग्रुप्स का, वो एक कॉमन गोल होता है। गोल क्या होता है? टू मेक मनी, है ना। जैसे कि सब जितने जो मेंबर्स हैं वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ सके, पावर मिल सके और प्रोटेक्शन मिल सके, ये इनका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स का। इसके अलावा क्रिमिनल ग्रुप में जो मेंबरशिप होती है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड कैसे होती है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो कॉमन ट्रेट्स उनके अंदर होते हैं, या तो वो सेम एथनिसिटी के होंगे या सेम क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे या फिर उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। इस तरीके की मेंबरशिप किसी भी क्रिमिनल ग्रुप में होती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्क्रूटिनी होती है इसमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? ये मैम ये इकोनॉमिक के अलावा बाकी सारे इसमें भी आएंगे ना, जैसे जिहादी वगैरह आते हैं, सारे आ जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। इनको भी मैं आगे अभी ना डिटेल में आपको बताऊंगी कि जिहादी वगैरह कहाँ आएंगे, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की। जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो मेनली यहाँ पे 4 तरीके के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम क्या होता है? ये एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप। एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है जो किसी भी अनलॉफुल एक्ट में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपका थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, ट्रैफिकिंग हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि जो परपेट्रेटर्स होता है वो एक्सक्लूसिवली गेन करता है एट द विक्टिम्स एक्सपेंस, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम बोलते हैं। मतलब चोरी करेगा तो दूसरा अपने आप उसको एंजॉय करेगा ना, तो सामने वाले के एक्सपेंसेस पे वो एंजॉय करता है। या मान लो किडनैपिंग है, किडनैप करेगा और उससे पैसे ले लेगा। तो यहाँ जो होता है ना प्रीडेटरी क्या होता है, एक तरीके से पैरासाइट टाइप होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम जो होते हैं इनमें एक्चुअली ये दूसरे जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब ये जो क्राइम है ये एंजॉय किया जाता है फॉर द एंटायर बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स, केवल अपने खुद के बेनिफिट के लिए इसको किया जाता है। इसको कहेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटरी क्राइम। किसी की पॉकेट मारना हो गया, डकैती करना हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सब प्रीडेटरी क्राइम्स के अंदर आते हैं। दूसरे टाइप का हमारा होता है क्राइम सिंडिकेट। क्राइम सिंडिकेट जो होता है ये एक्चुअली गैंग ऑफ क्रिमिनल्स को रेफर्स करता है। जैसे आपकी गैम्बलिंग हो गई,
जिसके अंदर आता है, और आपका सप्लाई ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स हो गए, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, और बहुत सारी मूवीज भी आती है ना पर्टिकुलरली क्राइम सिंडिकेट के ऊपर, जैसे कि डी कंपनी थी, है ना, दाऊद इब्राहिम का पूरा सिंडिकेट चलता था। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसको हम बोलते हैं क्राइम सिंडिकेट। इसमें कई अनलॉफुल एक्टिविटीज हो सकती है, गैम्बलिंग भी हो सकती है, बूट लेगिंग हो सकती है, कमर्शियल प्रोस्टिट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है ना, और ड्रग्स की सप्लाई हो गई, या कोई भी इलीगल सप्लाई, स्मगलिंग हम इसको हम कह सकते हैं। तो ये आता है हमारा क्राइम सिंडिकेट के अंदर। और जो क्राइम सिंडिकेट्स के जो मास्टरमाइंड होता है वो बहुत ही हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल गैंग लीडर होता है, बहुत ही मतलब माइंडेड पर्सन वो होता है जो क्राइम सिंडिकेट का लीडर होता है। क्लियर? यस मैडम। है ना। थर्ड टाइप आता है क्रिमिनल रैकेट। देखो, क्रिमिनल वर्ल्ड में जो रैकेटरिंग होती है ना, वो बहुत ही एक तरीके से मैम सॉरी मैम, ये आप हाँ, तो फिर आता है क्रिमिनल रैकेट। रैकेट के अंदर क्या आता है, रैकेट में एक्चुअली सिस्टमैटिक एक्सटॉर्शन होता है। इसमें कोई ना कोई थ्रेट दी जाती है पर्सनल इंजरी के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए, कि भाई हम जो है आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या कोई पर्सनल इंजरी कॉज करेंगे, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, वसूली की जाती है। यानी कि यहाँ पे फोर्स यूज किया जाता है। हाँ, अभी तो आ रही है ना। फोर्स यूज किया जाता है और सामने वाले को इंड्यूस किया जाता है किस चीज के लिए, टू डिलीवर द मनी डिलीवर करने के लिए, या कोई भी वैल्यूएबल चीज जो है उसको डिलीवर करने के लिए। समटाइम्स वायलेंस भी यूज किया जाता है। इसमें भी दो तरीके का रैकेट चलते हैं। पहला है बिजनेस लेबर रैकेट, दूसरा मैम आवाज कट गई आपकी। अब भी कट रही है क्या आवाज? मैम अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वन है बिजनेस रैकेट, बिजनेस लेबर रैकेट, और दूसरा है गैम्बलिंग रैकेट। बिजनेस लेबर रैकेट क्या होता है? देखो, ये जो रैकेट होता है बिजनेस लेबर रैकेट, ये लेजिटिमेट एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनके एरिया में होता है। मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हमेशा एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में लगे रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है इस बिजनेस लेबर रैकेट में, कि जो लॉ कोर्ट्स होते हैं, पुलिस होते हैं, या गवर्नमेंट्स होते हैं, ये रैकेट जो चलता है ना, ये आप ऐसे समझ लो कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, जैसे घूस लेते हैं, है ना, तो वो कौन लोग होते हैं, वो हमेशा जो एक रेप्यूटेड सीट्स पे होते हैं, वो लोग होते हैं। अब यहाँ पे ये जो रैकेट है ये क्या काम करता है, एक तरीके से उनसे अपने और इलीगल काम करवाता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, या कोर्ट्स हो गए, या पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनके थ्रू अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे जो पुलिस स्टेशंस होते हैं उनमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनको ब्राइब दे दी जाती है कि भाई आप जो है हमारे जो ट्रक्स हैं उनको पास होने दीजिए, है ना, या जो और अथॉरिटी होती है उनको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है अपनी इलीगल एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए। ये होता है बिजनेस लेबर रैकेट्स।
और ये बेसिकली स्पीडी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए ही बनाए जाते हैं कि भाई आप जो है ना, आपका मेन काम यही है कि जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, कमर्शियल बिजनेस चल रहा है, वो स्मूथली चलता रहे। इसके लिए आप अथॉरिटीज को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करो। दूसरा होता है मैडम, इसमें जो लेबर यूज किया वो ऑफिसर्स के लिए है, नहीं बिजनेस उनका, और नहीं ऑफिसर नहीं को नहीं दी वो लेबर लेबर हो गई। नहीं, बिजनेस लेबर उन्हीं का है, लेबर भी उन्हीं का है। बिजनेस लेबर रैकेट का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस करते हैं। ये जो रैकेट है ये अपना इलीगल बिजनेस करता है। इसमें लेबर यूज हुआ ना, लेबर वर्ड यूज हुआ है। अरे सुनो, बिजनेस लेबर का मतलब ये देखो, जो बिजनेस होगा, ठीक है, वो किसी दूसरे पर्सन का होगा। उस बिजनेस में इन्वॉल्व तो उनकी लेबर होती है ना। जैसे सपोज जैसे लकड़ी हो गई, चंदन की लकड़ी है, उसकी स्मगलिंग की जाती है, तस्करी की जाती है। तो जो करा रहा है वो तो अलग जगह बैठा है ना, वो सारे ट्रक्स लेकर के तो नहीं जा रहा है। तो काम वो किससे करा रहा है? अपने उस बिजनेस लेबर से करा रहा है। लेबर का मतलब यहाँ ऑफिसर से नहीं है। लेबर का मतलब जो उसके मेंबर्स है ना, उस रैकेट के जो मेंबर्स है, उनसे रिलेटेड है। मैडम क्योंकि रैकेटिंग में इसमें चीटिंग मैडम आता है, सेलिंग, ऐसा रहता होगा ना, एक एडल्ट्रेशन। जी बोलिए। जी मैम, बताइए। इसके अंदर जो आपने क्राइम सिंडिकेट बताया है और बिजनेस लेबर रैकेट, इसमें दोनों में तो एक जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है ये क्राइम सिंडिकेट जिसमें टोटली इलीगल बिजनेस आएगा, जैसे ये आप बता रहे हो ड्रग्स वगैरह। और इसमें सिंडिकेट में है जैसे व्हाइट कॉलर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, फिर लेकिन जैसे चंदन की लकड़ी का एग्जाम्पल दिया आपने, तो वो तो काटने की परमिशन होती है, बट इलीगली कुछ उसमें चंदन की लकड़ी एक्स्ट्रा कोई और लकड़ी जा रही देखो, है। इलेजिटिमेट मीन्स यूज किए जाते हैं बाय यूटिलाइजिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब हम बाहर से वर्कर्स को यूज करेंगे। बेसिक देखो, मैं बताती हूँ, इसको समझो। हम कोई भी मैम ये जी प्रोटेक्शन मनी तो नहीं है जो पुलिस को हम लोग देते हैं मेरा काम स्मूथली होने के लिए? हाँ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लेबर से मतलब होता है ना, लेबर से मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर ही कहेंगे बेसिकली इनको बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, ये क्या करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है ना, उनसे काम करवाते हैं ज्यादा प्रॉफिट दे करके। लेबर से मतलब ये है। सैलरी जो दी जाती है रैकेटियर्स के थ्रू, जो रैकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट करके उनसे काम करवाते हैं और हाई सैलरी पेड करते हैं। और कभी कभी तो ये एक चीज और करते हैं कि फिक्टिशियस लोगों के नाम पर भी क्या करते हैं, सैलरी ले लेते हैं। मतलब ये लेबर से मतलब उन्हीं लोगों से है जो कि क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन उनसे काम करवाया जा रहा है ज्यादा पैसे दे करके। ठीक है, मैडम इसको हम लोग क्यों? ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेन इन्वेस्टर रह गया, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसके बीच में वो एक लाइजनिंग टीम रखता है जो सामने जो है, जो भी काम करने, जो लीगल पर्सन है उससे काम करवाने के लिए, जैसे आपका चंदन का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे लेबर अरेंज करना, उससे पेड़ कटवाना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना, और उस पर्टिकुलर जो भी उसका मेन इन्वेस्टर है उसके पास पैसा पहुंचाना। जैसे आपका इलीगल ऑर्गन सप्लाई का रहता है, तो मानव के हाँ, जो ये अंग है उनका वो काम किया जाता है, उसमें बीच में डॉक्टर कंपाउंडर को सेट किया जाता है, टीम रहती है, हाँ हाँ चार्ट लेके हाँ आता हाँ, है। तो ये जो तो कंपाउंडर से सेटिंग होती है, डॉक्टर से सेटिंग होती है, ये आपका बिजनेस लेबर रैकेट में आएगा। तो अगर रैकेट को समझे, जहाँ पे लाइजनिंग के लिए एक अलग टीम रहती है और मेन जो है क्रिमिनल साइड में एक व्हाइट कॉलर में बैठा रहता है, तो वो हाँ समझे जी, ना मुझको। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही। शायद मैं इस तरीके से नहीं समझा पा रही थी, लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारा इसमें दूसरा जो आता है वो आता है गैम्बलिंग रैकेट। गैम्बलिंग रैकेट जो होता है ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। और यहाँ पर पे इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को अपना लक ट्राई करने के लिए या उनको लालच दिया जाता है कि कुछ भी वो गेन करेंगे, कोई भी गेम खेल करके या कुछ भी। तो आई थिंक गैम्बलिंग आप सबको पता ही है, जिसको सट्टा बोलते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी एक पूरा रैकेट काम करता है, और स्पेशली यूएस में ज्यादा जो साइबर कसिनोज हो गए, इंटरनेट गैम्बलिंग भी हालांकि होती है यूएस में, तो इंटरनेट गैम्बलिंग परमिटेड है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो ये भी एक तरीके का रैकेट होता है। इसके अलावा हमारा जो होता है फोर्थ, हाँ तीसरा होता है, 3 हो गए ना, ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम, क्राइम सिंडिकेट, क्रिमिनल रैकेट। क्रिमिनल रैकेट में हमारा आता है बिजनेस लेबर रैकेट और गैम्बलिंग रैकेट। फिर जो फोर्थ है वो है पॉलिटिकल ग्राफ्ट। पॉलिटिकल ग्राफ्ट, यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हाई स्टेटस का जो बिजनेस होता है, लेजिटिमेट बिजनेस जो होता है, और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू पॉलिटिकल ग्राफ्ट्स। मतलब कि कोई भी काम किया जा रहा है तो पॉलिटिशियंस के थ्रू कराया जाता है, सीधे सीधे ये है। हुआ क्लियर? इसको पॉलिटिकल ग्राफ्ट कहते हैं। ये जैसे अंबानी अडानी का बिजनेस हो गया ना। हाँ बिल्कुल, अंबानी अडानी का बिजनेस हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ अच्छा एक और चीज इसके अंदर होती है, वोट बाइंग। वोट बाइंग जो होती है ना, वोटों को खरीदना जो होता है, इलीगल है लेकिन लोग करते, तो इसको हम पॉलिटिकल ग्राफ्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक लिंक बना हुआ होता है बिटवीन द क्राइम सिंडिकेट एंड द पॉलिटिशियंस। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये भी क्राइम सिंडिकेट को सपोर्ट करते हैं। तभी तो आप सोचो कि आप मतलब वाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, वोट लेने के लिए ये हमेशा क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, जैसे अभी राम रहीम बाहर आए हैं, है ना? राम रहीम का केस सुना था आपने? सुना था मैडम। सुना था ना? अब उनको बेल मिल जब गई। भी इलेक्शन होते हैं उसको बेल मिल जाती है और बाहर आ बेल जाता है, मिल फिर घूम फिर के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अब उसको और बेल मिल गई ये है। वाला तो पैरोल मैडम में जो है निकलता। पॉलिटिक्स तो जो है 3 पाए उसके जो है क्राइम पे टिक रहते हैं, चौथा पाया ईमानदारी और काम पे रहता है, 3 पाए तो क्राइम पे ही रहते हैं। अगर वो 3 पाए उसमें से एक भी हिला तो हर उसकी पॉलिटिक्स लाइफ खत्म। हाँ, और एक और चीज है, अब सोचो ये जो राम रहीम है, इनको पूरे 1 साल में 40-40 बार पैरोल दी जाती है, नॉर्मल पर्सन को एक बार भी नहीं मिलती। अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल है उसको नहीं मिलती। राम रहीम को इतनी बार, हर बार वो, मुझे लगता है मोस्टली टाइम तो उसका जेल से बाहर ही जाता था, और अब तो बेल ही मिल गई है। और जबकि उसने कितना क्राइम किया है ना? तो ये है पॉलिटिकल ग्राफ्ट। समझ में आ गया? ये मानो जी, अगर एक लाइन में बोले तो ये क्राइम सिंडिकेट और क्राइम रैकेट में एक लाइन में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर? ये तो एक देखो जैसा। रैकेट जो होते हैं ना, क्राइम सिंडिकेट जो होता है ना, ये एक पूरा गैंग होता है क्रिमिनल्स का, जो कि इलीगल एक्टिविटी करता है, इलीगल सर्विस देता है अपने कस्टमर्स को, जो सिंडिकेट होता है। अच्छा, ये ठीक है, रैकेट में सर्विस लीगल होती है, बीच बीच में इलीगल जैसा काम कराते हैं, ये बोल सकते हैं ना? हाँ ये है, यही होता है रैकेट में। ओके। रैकेट में ठीक है, नीचे किसी को पता ही नहीं होता कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैडम इसमें इजराइल को भी कर सकते हैं ना, इजराइल भी तो ये रैकेट ही चलाता है सारे देशों के साथ मिलके। इसको पेपर में नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ज्यादा इंटरनेशनल पहुंच गए। हो चुका है इंटरनेशनल लॉ। चलिए, अच्छा उसके बाद आता है, अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइम हैं। कौन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं? इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। मैम, जो पहले वाला टॉपिक आपने बताया था इसमें टाइप ऑफ द क्रिमिनल, जो ऑर्गेनाइज्ड प्रीडेटेड क्राइम जो बोला था, उसमें बोला था कि आपने कि वो खुद के लिए करेगा, तो ये तो ऑर्गेनाइज में आपने बताया 2 या 2 से अधिक लोग मिलके करते हैं, तो उसमें तो फिर सभी का जो है प्रॉफिट होगा ना। वो अकेला आदमी अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ी वो चोरी करेगा या वो करेगा, तो ये तो फिर तो ऑर्गेनाइज अपने क्राइम। लिए नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, प्रीडेटरी क्राइम जो होता है ना, प्रीडेटरी क्राइम में आप विक्टिम के एक्सपेंसेस पे गेन करते हो, एक्सक्लूसिव गेन आपका होता है एट द विक्टिम्स एक्सपेंसेस। हाँ वो तो ठीक है, करेगा, बट इसमें मल्टीपल लोगों को प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि उसमें तो ऑर्गेनाइज में तो प्रॉफिट एक से तो अधिक लोग रहते ऑर्गेनाइज्ड में बिल्कुल 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो सबको प्रॉफिट होगा।
ठीक है ना। यहाँ एक्चुअली प्रेडेटरी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पैरासाइट टाइप होता है। यहाँ प्रेडेटरी से मतलब है कि आप विक्टिम के एक्सपेंसेस पे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे क्राइम पे आप विक्टिम के एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो। या तो आप किसी एक तरीके से जो पर्सन क्राइम करवा रहा है उससे पैसे ले रहे हो, या आप अपने बिजनेस के थ्रू उसको कमा रहे हो, है ना। तो वो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ओके मैडम। भाई प्रेडेटरी में आप चोरी कर रहे हो तो विक्टिम को ही तो नुकसान हो रहा है, आपको एक्सक्लूसिव गेन हो रहा है। क्राइम सिंडिकेट में क्या हो रहा है कि आप अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करके। क्रिमिनल रैकेट में क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से कोई सिस्टमैटिक एक्सटॉर्शन हो रहा है, थ्रेट दे रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, कोएर्सन कर रहे हो। थेफ्ट में कौन सा आप इंजरी पहुंचा रहे हो, थेफ्ट में तो इंजरी होती नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर और भी आसान तरीके से समझना हो तो प्रीडेटरी क्राइम जो होते हैं वो थोड़े से लेस हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो थोड़े से ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। मैडम आगे बढ़ो जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे आते हैं अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या आता है, जैसे आपका इंश्योरेंस सेक्टर आ गया। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं या ऑल टाइम हाई जो होता है वो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक तरीके से झूठे क्लेम भी कर देते हैं। कई बार डेथ का जो रीजन है वो चेंज करके उसको एक्सीडेंटल डेथ बना देते हैं। और कभी कभी तो क्या किया जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ही सामने वाले का मर्डर कर दिया जाता है और उसको दिखाया ऐसे जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ है। तो इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए जाते हैं। इवन दो जो गैंगस्टर्स होते हैं ना वो भी फिजिकल हार्म पहुंचा देते हैं। कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं डेथ क्लेम्स में उनको भी वो हार्म पहुंचा देते हैं। अच्छा, कई बार हॉस्पिटल्स भी ऐसा करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, और ये तो बहुत मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है कि हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत लंबा चौड़ा बिल बना करके दे देते हैं, है ना। तो ये भी तो एक क्राइम ही है। तो ये हमारा आता है इंश्योरेंस सेक्टर का क्राइम, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैडम। Yes, madam. सब हेल्थ वाले हॉस्पिटल ही ज्यादा करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक और दूसरा क्राइम है जो किया जाता है एनिमल्स के प्रति। जैसे वाइल्ड लाइफ स्किन ट्रेडिंग का जो क्राइम है, ये भी एक इलीगल ट्रेडिंग होती है वाइल्ड लाइफ की, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। एक क्रिमिनल था जिसका नाम था संसार चंद। ये जो बंदा था ना, ये 2005 से जेल में था, ठीक है। और इसने एक्यूज था, एक्चुअली ही किल्ड मोर देन 200 टाइगर्स, 200 से ज्यादा टाइगर्स इसने मारे। और ये मान लो कि सरिस्का जो है ना, सरिस्का की सारी जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज थी ना, हजारों जो स्पीशीज थी वो सारी की सारी इसने खत्म कर दी संसार चंद ने। इवन दो जितने भी टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 200 टाइगर बहुत होते हैं, इतने सारे टाइगर इसने मार दिए। और फिर इसको ये अच्छा, ये जो क्राइम करता था ना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे करता था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इसने पता है 680 एनिमल्स की स्किन इसने बेची है, जिसमें के टाइगर हो गए और लियोपार्ड्स हो गए, पाइथन हो गए, और आपके हिरन हो गए, जिकाल हो गए, जंगली बिल्ली हो गई, और रेड फॉक्सेस हो गए, मतलब दुनिया भर के क्रोकोडाइल्स हो गए। इतने जानवरों की जो स्किन है उसको इसने ट्रेड किया। फिर इसको अरेस्ट किया गया दिल्ली में 2005 में। इसके अरेस्ट होने के बाद भी, मतलब इस पे पता है 57 केसेस थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, और अरेस्ट होने के बाद भी जो इसकी वाइफ थी और बेटा और बेटी थे ना, वो ये काम करते रहे। और फिर इसको क्या हुआ, 2012 में ना 7 साल की सजा दी गई, इम्प्रिजमेंट दिया गया 2012 में।
और फिर होता क्या है, एक्चुअली इस पे मकोका भी लगाया गया था। जुलाई 2013 में हाई कोर्ट ने इसको बेल दे दी, ठीक है। और ये कहा कि जो मकोका है ना वो इस पे नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बेल दे दी, जिसने 680 जानवरों की हत्या करके और उनकी जो स्किन है उसका व्यापार किया। इसके अलावा जो इसके बेटा बेटी वाइफ सारे इसी काम में लगे हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक वाइल्ड लाइफ स्किन ट्रेडिंग का जो ऑफेंस है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये एक बहुत ही बड़े पैमाने। मैम केस का नाम क्या था? केस का नाम था संसार चंद। मैडम ये तो मल्टी लेयर में काम करते हैं ना, तो एक आगे की लेयर हटती है तो उसके पीछे दूसरा खड़ा हो जाता है कॉर्पोरेट की तरह, तो एक ही जेल जाता है, दूसरा, तो बहुत सारी लाइन रहती है ना इनमें। तो मैडम ये मकोका बता देंगे क्या है इसका डिटेल में? मकोका है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग है। अभी तो अच्छा एक और चीज है, पहले एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आईपीसी में तो आता नहीं था। अभी जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है सेक्शन 107 में। सेक्शन मैडम मकोका वाला है जो मकोका का हाँ जी। महाराष्ट्र में ही लगना चाहिए, ये अलवर में इसने क्राइम किया तो मकोका इसने क्यों लगता है महाराष्ट्र में भी किया होगा ना, या तो फिर ट्रेडिंग की होगी महाराष्ट्र में। ओके ओके ओके, है ना, ठीक है, तभी तो ये छुटा है, महाराष्ट्र में गया है तो बड़े बड़े लोगों को दिया होगा माल इसमें। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसके अलावा जो अदर देन दीज क्राइम्स है वो है कलेक्टिव वायलेंस। कलेक्टिव वायलेंस में क्या इंक्लूड होता है? कलेक्टिव वायलेंस में जैसे कि आपका वॉर आ गया, टेररिज्म आ गया, है ना, या कोई भी वायलेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी स्टेट में, ये सब आता है आपका कलेक्टिव वायलेंस में। गैंग वारफेयर हो गया, जीनोसाइड हो गया, जो अभी जैसे चल रहा है ना, युद्ध चल रहे हैं जगह जगह, तो वो सब हमारा आएगा कलेक्टिव वायलेंस में, ठीक है। कलेक्टिव वायलेंस के साथ में एक और अलग से क्राइम होता है कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस कोई भी ऐसा एक्ट होता है या कोई भी ऐसा कमीशन ऑफ एक्ट होता है या ओमिशन जिसको हम कह दें, जो कि एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप के अगेंस्ट किया जाता है या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट किया जाता है। जैसे कोई कास्ट हो गया, रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, जैसे हिंदू मुस्लिम हो जाता है कई बार, है ना। रेशियल हम कह सकते हैं कि रेशियल बेस्ड पे भी कम्युनल वायलेंस होता है। एंटी सिख राइट्स हुए थे जैसे पंजाब में 1984 में, है ना। अयोध्या में वायलेंस हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर के। हाँ, एक और है, गोधरा गुजरात राइट हुए थे 2002 में, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। ये सब आते हैं कम्युनल वायलेंस में। इसके अलावा जैसे नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया। टेररिज्म भी तो ऐसा ही होता है। ये सब हमारा आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। अब इसकी कुछ थ्योरी होती है। हाँ, एक और चीज है कि कलेक्टिव वायलेंस की कुछ थ्योरीज होती है जिनके बेसिस पे ये होता है, जैसे थ्योरी ऑफ इररेशनैलिटी। मैडम आवाज थोड़ी कटने लगी अब। आवाज कटने लगी है, जस्ट अ मिनट। अब सही आ रही है? हाँ ठीक है मैडम। चलिए, इसकी कुछ थ्योरीज है, जैसे थ्योरी ऑफ इररेशनैलिटी। ये मैम जो आपने कलेक्टिव वायलेंस बताया है, तो इसमें तो इसमें प्रॉफिट किसको देखो, जो कलेक्टिव वायलेंस है ना,
और ये एक्चुअली जो कलेक्टिव वायलेंस होता है ना, या कलेक्टिव वायलेंस और कम्युनल वायलेंस, ये एक तरीके से सेम ही होता है। इसमें बेनिफिट और नुकसान की कोई बात नहीं होती है। ये किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर के हो सकता है, या किसी भी दूसरे रिलीजन के प्रति, या किसी भी दूसरी रेस के प्रति घृणा को लेकर के हो सकता है, या अगर मान लो सपोज जनता जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है। तो ये चीजें हमारी आती हैं कलेक्टिव वायलेंस में। तो ये मैडम ये पॉलिटिकल ग्राफ पे भी रख सकते हैं इसको क्या? पॉलिटिकल ग्राफ्ट पे हम इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ग्राफ्ट में तो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। कलेक्टिव वायलेंस में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये कम्युनल में तो होते ही हैं आजकल। नहीं, वो इनडायरेक्ट वे में हो तो हो, डायरेक्टली तो नहीं होते ना। पॉलिटिकल ग्राफ्ट में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ओके वहाँ प्रॉपर्ली सपोर्ट होता है उनको। हाँ, ठीक है ना। इसमें ये भी होता है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन में, एग्रेशन में, या कोई सोशल कंसर्न होता है, तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो वायलेंट हो जाते हैं। और कम्युनल वायलेंस जो होता है, ये एक तरीके से कलेक्टिव वायलेंस की ही एक फॉर्म होती है, जैसे टेररिज्म हो गया आपका, नक्सलाइट मूवमेंट हो गई, ये सब। ठीक है, ओके। यहाँ हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बताओ, इसमें कुछ था? मैडम थ्योरी बता रहे थे ना आप? थ्योरी में इसी में कवर हो गई। थ्योरी का मैं नाम बता देती हूँ। थ्योरी आपकी हो गई जैसे थ्योरी ऑफ इररेशनैलिटी, थ्योरी ऑफ इररेशनैलिटी। ये यहाँ मैडम पे ये कलेक्टिव को बता रहे हो आप? हाँ जी, कलेक्टिव की ही बता रहे। कलेक्टिव और कम्युनल सेम ही तो है, कम्युनल कलेक्टिव का ही तो एक पार्ट है। ओके, ठीक है। थ्योरी ऑफ इररेशनैलिटी, इसमें क्या होता है कि जो लोग कलेक्टिव वायलेंस में इंक्लूड होते हैं ना, उनको उनके जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस पता होता है पहले से ही। बस वो करते क्यों है, एक तरीके से एजिटेशन में करते हैं। ठीक है, मान लो किसी के कोई भी किसी गवर्नमेंट को अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का एक्ट परफॉर्म करते हैं, यानी कि कलेक्टिव वायलेंस वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो इंसर्जेंसी है, वो इसका एक इलस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, टेररिज्म और नक्सलाइट मूवमेंट भी इसका एक एग्जांपल हो सकती है। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन, जहां पे लोगों का सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल राइट जो होता है वो वायलेट हो रहा होता है। तो लोग क्या होते हैं, जनरली अनहैप्पी हो जाते हैं उस गवर्नमेंट से या उस पॉलिटिकल पार्टी से। तब वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, या कहें कि कलेक्टिव वायलेंस क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी रशियन रिवॉल्यूशन। ग्रुप ऑफ पीपल जो करते हैं उसको कलेक्टिव हो गया ना। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल। जैसे कि आपका जो था रशियन रिवॉल्यूशन थी 1917 की, अमेरिकन सिविल वॉर था, ये फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की थ्योरी पे डिपेंड करता था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल कंसर्न। इसको प्रोपाउंड किया है विलियम कॉर्नहोसर ने। यहाँ पे ना एक कल्ट मेंबरशिप होती है। कल्ट मेंबरशिप कैसे होती है कि इसमें ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि एक तरीके से ग्रुप्स बने हुए होते हैं सोसाइटी में जो कि दंगे करते हैं, या हाँ, इसका एक एग्जांपल है जैसे जो ब्लास्ट करते हैं, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था 2006 में। इसके अलावा और जगह जगह जो विस्फोट होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि हर बंदे को अलग से हायर किया जाता है, या केवल और केवल जो टेररिस्ट होते हैं वो ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, इसमें सोसाइटी के जो पर्सन्स होते हैं, जो कल्ट मेंबर्स होते हैं, उनकी भी मदद ली जाती है, तभी तो ये ब्लास्ट होते हैं। आया समझ? यस मैम। यस मैडम। दिल्ली में जैसे लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें कितने सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे,
तो ये कल्ट मेंबरशिप के कारण थे। फिर हो गया आपका रिसोर्स मोबाइलाइजेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी ना मुझे सेम ऐसी ही लगती है जैसे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है। इसमें क्या है कि लोगों के पास समय नहीं होता, मनी नहीं होती, या कम्युनिकेशन रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो वायलेंट एक्शंस में जो है वहां चले जाते हैं। जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, तो टेररिस्ट बन जाते हैं। जब लोगों के पास गरीबी होती है, करने को कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ थ्योरी थी रिलेटेड टू द कम्युनिटी वायलेंस। ठीक है, यानी अब मैंने आपको क्या करवाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है ये बताया, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो बताए हैं, कितने तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो बताया, जिसमें जो मेन है वो है प्रेडेटरी क्राइम, क्राइम सिंडिकेट, क्रिमिनल रैकेट, पॉलिटिकल ग्राफ्ट, और अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपका आ गया इंश्योरेंस क्राइम। ठीक है, और इंश्योरेंस क्राइम के साथ आपका आता है वाइल्ड लाइफ स्किन ट्रेडिंग क्राइम, कलेक्टिव वायलेंस और कम्युनल वायलेंस। कलेक्टिव वायलेंस में मैंने कुछ थ्योरी बताई, जैसे थ्योरी ऑफ इरेशनैलिटी, थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन, थ्योरी ऑफ सोशल कंसर्न जिसको प्रोपाउंड किया था विलियम कॉर्नहोसर ने, और रिसोर्स मोबाइलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये आज हमने करा है और हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये अब बीएनएस के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 107 में, इसको जरूर से लिख देना। सेक्शन 107 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी में तो था नहीं, लेकिन अब ये है, मेंशन है। ठीक है जी, कुछ पूछना हो तो बताइए। अब मैम कितने गए इसके तो थोड़े से ही लेक्चर रह गए, 3-4 लेक्चर रह गए, 4-5। तो ये मतलब 50% कवर हो गया क्या ये अब तक? हाँ जी, 50% कवर हो गया, क्योंकि ये ज्यादा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक्सप्लेन इट्स थ्योरीज, बस ऐसे करके आता है। बिल्कुल ये मैम कितने नंबर में आ जाएगा, ये 20 में भी आता है क्या? ये मोस्टली हाँ 20 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, और कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है। ओके, 20 के 10 नंबर का टारगेट लेके चलें इस टॉपिक का। ओके, गुड नाइट। ओके जी।